सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग वर्ड से हमें ये पता चलता है किसी पावर को शेयर करना। तो पहले के समय में राजा के पास सारी पावर होती थी, वही सारे रूल्स को बनाते थे, वही सब कुछ देखते थे, और जो उस रूल्स को फॉलो नहीं करता था उसे पनिश भी वही करते थे। बट अभी के टाइम में ऐसा नहीं होता है, ये सारे पावर गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट ने इन पावर को डिवाइड किया हुआ है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है और एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी उन लोगों को पनिश करती है जो इन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो पहले ये मानते थे कि सारे पावर किसी एक के पास हो, क्योंकि अगर पावर को बांट दिया गया तो डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। बट डेमोक्रेसी आने के बाद हमें ये समझ में आया कि डिवाइडेड पावर ही बेस्ट है। और पावर शेयरिंग कैसे इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए हम दो कंट्री का एग्जांपल लेंगे, बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो सबसे पहले बेल्जियम के बारे में जानते हैं। तो बेल्जियम ये एक छोटी कंट्री है यूरोप में, और इसके बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हैं नेदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड फ्रांस। तो बेल्जियम में 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच स्पीकर्स हैं, और 40% लोग वैलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच स्पीकर्स हैं, और रेस्ट 1% जर्मन स्पीकर्स हैं। एंड द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज़ ब्रुसेल्स, एंड ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकर्स हैं और 20% डच स्पीकर्स हैं। फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी कंपनी ज़्यादा रिच और पावरफुल थी। ये डच स्पीकिंग लोग को अच्छा नहीं लगा, जिनको कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के बेनिफिट्स काफ़ी टाइम के बाद मिले। इसके वजह से 1950 से 1960 दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ब्रुसेल्स में हुई थी। तो ये सिचुएशन को कंपेयर करते हैं श्रीलंका से, जो कि एक आइलैंड नेशन है जो कि 3 तरीके से पानी से घिरा हुआ है। श्रीलंका में 74% सिन्हाला स्पीकर्स है एंड 18% तमिल स्पीकर्स है। तो तमिल पॉपुलेशन 2 टाइप्स की हैं, श्रीलंका तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स जो कि पूरी तरह से पूरी पॉपुलेशन में 13% है, और इंडियन तमिल्स वो हैं जो जिनको कि इंडिया से श्रीलंका की प्लांटेशन के लिए लाया गया था कॉलोनियल टाइम में। मेजॉरिटीज़म इन श्रीलंका। 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली और सिन्हाला ने अपने मेजॉरिटी के कारण गवर्नमेंट को डोमिनेट किया, और पावर में आने के बाद श्रीलंका बहुत सारे मेजॉरिटियन स्टेप्स और रूल्स लाना शुरू किया। तो उन्होंने एक एक्ट पास किया 1956 में, जिसमें कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बताना था, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें कि स्टेट बुद्धिज़्म को भी प्रोटेक्ट करेगी। ये सब होने के वजह से श्रीलंका को लगने लगा कि उनकी लैंग्वेज को कोई सपोर्टिव या सेंसिटिव नहीं है। तो श्रीलंकन तमिल उन्हें ये लगने लगा कि कोई भी उनके लैंग्वेज को लेके सपोर्टिव या सेंसिटिव नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने एक नई अपनी पार्टी बनाई, रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी में उनको अपने रीजन में सारे डिसीज़न लेने की फ्रीडम है, यानी कि वो अपने सारे डिसीज़न खुद पे ले सकते हैं। लेकिन ये रीजनल ऑटोनॉमी कुछ दिन तक ही चली और कुछ दिन के बाद ये ख़त्म हो गई। तो 1980s में तमिल जो है वो इनम नाम के जगह को डिमांड कर रहे थे कि वो उन्हें दे दिया जाए। वो एक छोटी सी ही जगह थी। तो इसके वजह से एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि बहुत सारे लोग के डेड हो जाती है और बहुत सारे लोग श्रीलंका छोड़ के चले जाते हैं। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम के लीडर्स ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने रीजनल और कल्चरल डिफरेंस को एक्सेप्ट किया। 1970 से 1993 तक उन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल्स राइट। और ये बेल्जियम्स में पावर शेयरिंग किस तरह से हुई, किस तरह से वहाँ सब कुछ ठीक हुआ, ये जानने से पहले हमें फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जानना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें कि गवर्नमेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर को शेयर कर सकती है, लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एंड दिस बैलेंस द पावर शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट।
दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें कि गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल को शेयर किया जाता है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे म्यूनसिपालिटीज़ और पंचायत। तो इस तरह के जगह जहाँ सेंट्रल पावर और रीजनल पावर में डिवाइडेड है उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तीसरा ये है, जहाँ हम अपनी कंट्री में रह रहे हैं सभी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ताकि उनका भी गवर्नमेंट में रोल हो। अपने 9th में पढ़ा होगा कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में, SC ST OBC वोमेन, ये सब के लिए रिजर्व सीट्स हैं ताकि ये लोग भी इलेक्ट हो सके, क्योंकि इनके पास इतना नहीं है कि इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है कि ये इलेक्ट हो सके या कुछ इन्वेस्ट कर सके इलेक्शन में। तो इन लोग के लिए कुछ रिज़र्व सीट्स भी रखे गए हैं। और चौथा ये है कि पावर किसी के पास ना होके बल्कि पावर सबके बीच में शेयर हो सके, यानी कि लाइक डेमोक्रेसी किसी एक के पास पावर ना हो, बाकी पावर सबके पास हो, ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेशन को खड़े कर सकते हैं, उसको इलेक्ट कर सकते हैं, उसको जिता सकते हैं, जो कि उनके लिए अच्छा है। ये पढ़ लिया हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पढ़ेंगे बेल्जियम मॉडल। इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच दोनों के इक्वल मेजॉरिटी हो गए थे, यानी कि अगर कोई भी लॉ आता है तो बेल्जियम में तो उसका पास तभी होगा जब फ्रेंच और डच दोनों की मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कुछ वहाँ पे फेडरल सिस्टम हुआ था। तो ब्रुसेल्स में भी, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, उसमें भी इक्वल मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंच एंड डच हो गए थे। और ये दोनों गवर्नमेंट होने के अलावा वहाँ एक और गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि लैंग्वेज कम्युनिटी से इलेक्ट होते हैं, लाइक डच, फ्रेंच एंड जर्मन। और ये जहाँ भी होते हैं ये 3 बेसिस ऑर्गन पे होते हैं, कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन। तो हमने इन दोनों कंट्री से क्या सीखा कि दोनों ही डेमोक्रेसीज़ हैं, पर जिस तरह से इन्होंने पावर शेयरिंग का क्वेश्चन डील किया है ये अलग अलग है। बेल्जियम में वहाँ के लीडर्स ने रियलाइज़ किया कि अगर उनकी कंट्री में यूनिटी चाहिए तो तभी पॉसिबल होगा जब उनमें सभी ही कम्युनिटी के फीलिंग्स को रिस्पेक्ट की जाए और सारे इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाए। तो ऐसे रियलाइजेशन की वजह से सारे लोग साथ में आए और सारे अरेंजमेंट को अग्री किया। श्रीलंका ने अलग ही हुआ। वहाँ पता चला कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहिए तो पावर शेयर करने से मना कर सकते हैं और कंट्री के यूनिटी पे भी इसका असर पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने पावर शेयरिंग के आइडिया को अपनाया। लास्टली, वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों अच्छा है? क्योंकि देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट्स, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। अगर पावर शेयरिंग हो तो कोई भी रिच मेजॉरिटी या पावरफुल मेजॉरिटी ऑफ कंपनी और लो माइनॉरिटी कंपनी, इन दोनों के बीच कोई भी लड़ाई नहीं होगी, यानी कि सबको इक्वल पावर मिल सकेगा। और दूसरा ये है कि डेमोक्रेसी में सबको अपना लीडर चुनने का इक्वल राइट है। तो ये कोई भी राजा बन जाएगा, कोई भी रूल करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी में अपना एक लीडर चुनने का सबको हक है। तो ये नो कॉन्फ्लिक्ट वाले रीज़न को हम लोग प्रूडेंशियल रीज़न भी कहते हैं, और ये डेमोक्रेसी वाले रीज़न को हम लोग मॉरल रीज़न भी कहते हैं। There is end of the chapter. If you like my video, then subscribe my channel and press the bell icon. So have a nice day. Bye bye.